तो गॉस लॉ के इंटीग्रल फॉर्म को इस्तेमाल करके और कुछ कुछ खास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे थे। और हमने दो तरह की सिमेट्रीज का अभ्यास किया, एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस और दूसरा सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो और एक तीसरे तरह की सिमेट्री की हम आज चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्लेनर सिमेट्री, और उसके बाद फिर तीनों को हम एक साथ समराइज करेंगे। तो प्लेनर सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम लोग एक प्लेन के अंदर में चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम हो और उसके पैरेलल फिर आप बढ़ें, प्लेन्स बनाएं, तो हर प्लेन में अपनी अपनी चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और केवल एक प्लेन से दूसरे प्लेन जाने में हमारी चार्ज डेंसिटी बदल सकती है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग प्लेनर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर गणित के हिसाब से लिखें तो ये पॉइंट है एक्स वाई जेड जहाँ ये चार्ज डेंसिटी है रो, तो इसको इसमें से सिर्फ किसी एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन होना चाहिए, बाकी दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए z का फंक्शन हो केवल ऐसा, तो क्या मतलब निकला, ये z एक्सिस है, इधर एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। तो अगर हम एक प्लेन लेते हैं, ऐसे एक प्लेन लेते हैं जो कि इस एक्स वाई प्लेन से एक खास हाइट के ऊपर एक प्लेन है, तो वो उसको हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू कुछ वैल्यू z0 ऐसा। z इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, z के वैल्यूज़ देते चलेंगे तो फिर हमें दूसरे प्लेन्स पैरेलल मिलते चलेंगे, अगर z का वैल्यू नेगेटिव होगा तो फिर नीचे मिलते चलेंगे। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब है कि अगर हमारा z नहीं बदला, अगर z नहीं बदला तो फिर ये रो नहीं बदला, यानी इस प्लेन के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनके सबके अलग अलग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन z कोऑर्डिनेट सबका एक ही है और वो है z0। तो रो केवल इसी पर निर्भर करता है, एक्स वाई पर निर्भर नहीं करता, यानी इन सारे पॉइंट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी सेम है। अगर एक दूसरा प्लेन लिया हमने इसी के पैरेलल, तो वैसी हालत में इन सब जगह पर चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है। यहाँ में और यहाँ में चार्ज डेंसिटी का परिवर्तन हो सकता है। तो कई बार हमारे पास इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं और उनमें से भी कुछ खास सिमेट्री के साथ में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम उसी का एक उदाहरण आज लेंगे, और वो उदाहरण है हमारा जिसमें कि हम एक स्लैब लेते हैं। मैं यहाँ पर चित्र जो बना रहा हूँ वो केवल क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ मैं। ये एक स्लैब है, एक बड़ा सा स्लैब है, बल्कि इन लाइंस को हमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक स्लैब है और इसके अंदर में ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं। इनका थिकनेस मान लीजिए कुछ है d थिकनेस की ये स्लैब है, और ये हमारा z डायरेक्शन है। और जब हम एक लाइन डाल रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइन डाल रहे हैं, तो ये लाइन वस्तुतः इस तरह के एक प्लेन को दिखा रही है। ये प्लेन यहाँ पर ऐसा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ये पूरा प्लेन है, बोर्ड के इस तरफ भी और उस तरफ भी, और सिर्फ उसका जो इस बोर्ड से कटने वाला इंटरसेक्शन है वही दिखा रहे। तो ये लाइन वस्तुतः एक पूरा फुल प्लेन है। इसी तरह से ये लाइन जो है वो एक दूसरा फुल प्लेन है। जैसे यहाँ हमने दो प्लेन बना रखे हैं, ये एक प्लेन ये z इक्वल टू z0 पे है, एक ये दूसरा प्लेन है, इसका कुछ और वैल्यू है z का। इसी तरह से ये दो प्लेन्स हैं, और इन दो प्लेन्स के बीच में जो जगह आ गई,
इस प्लेन के नीचे और इस प्लेन के ऊपर, और उसके अंदर में, और इधर इधर बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो हम जितनी दूर में काम करेंगे उसकी अपेक्षा ये समझो कि बहुत बहुत दूर तक है, तो इन्फिनिटी है। ये अगर हमारा 1 मिलीमीटर पे 1 सेंटीमीटर पे हम काम कर रहे हैं तो ये फिर मीटर्स में मान लो चला गया, तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, बहुत दूर तक है। और इस पूरे में चार्ज सेम है, रो इक्वल टू रो नॉट। पूरे में ये चार्ज जो है वो सेम है, उसको हम रो ही कहेंगे। तो यानी ये इसका फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन कैसा है कि यहाँ से यहाँ तक z का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हैं तो चार्ज डेंसिटी सेम, और यहाँ से अगर z का वैल्यू बदल देते हैं तो चार्ज डेंसिटी 0, और चाहे इधर भी बदल देते हैं, यहाँ कहीं आ जाते हैं तो चार्ज डेंसिटी 0। ये रो यहाँ पे 0 है, रो यहाँ पे 0 है, और इतनी दूर के अंदर में रो है, और इसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इस रीजन में भी चाहिए और इसके बाहर के रीजन्स में भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं गॉस लॉ का? गॉस लॉ E डॉट dA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। और ये क्लोज सरफेस बनाने के लिए, जिसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं हम, ये बनाने के लिए यहाँ पे एक खास प्रकार से हम लोग काम करेंगे। ये जो प्लेन है, इस प्लेन को आप सेंट्रल प्लेन, इसका जो सेंट्रल प्लेन है, दोनों तरफ सिमेट्री है इसके, यहाँ से आप शुरू करें, और अगर आपको यहाँ कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इससे मान लीजिए ये इतने दूरी के ऊपर, z दूरी के ऊपर, ये यहाँ निकालना है, तो क्या करें हम यहाँ पे एक सरफेस बनाएं, एक सरफेस बनाएं यहाँ पे, और उतने ही डिस्टेंस पर नीचे की तरफ एक सरफेस बनाएं और उसको बंद कर दें। मैं 3 डायमेंशन में ही बनाऊँ तो अच्छा लगेगा। ये सरफेस एक्चुअली हमने ऐसा बनाया है, इस तरीके का। तो यहाँ हम थोड़ा सा बाहर निकल के भी, इस प्लेन के बाहर निकल के भी आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमने इसके पैरेलल, ये जो प्लेन है इसी के पैरेलल एक छोटा सा सरफेस एरिया बनाया है। ये एक छोटा सा सरफेस एरिया बनाया है, इसको हम डेल्टा ए कह सकते हैं। और वैसा ही डेल्टा ए हमने यहाँ पर बनाया है, ये डेल्टा ए। और एक ऊपर में ऐसा प्लेन हो गया, एक नीचे में ऐसा प्लेन हो गया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, तो एक छोटा सा सिलेंडर बन गया यहाँ पे। तो ये कर्व्ड पार्ट सिलेंडर का, और ये ऊपर का टॉप ये, और नीचे का बॉटम ये, इन सबको मिला दीजिए तो ये क्लोज्ड सरफेस बन गया। ऐसे क्लोज्ड सरफेस पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचिए। कर्व सरफेस पर आते हैं या प्लेन सरफेस पे, लेकिन कहीं पर भी, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये दूर दूर तक फैला हुआ है ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हो सकता है? यूनिक डायरेक्शन कौन सा है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है? हम कोई कूलम्ब्स लॉ इसका उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो इसके कारण से उधर, उसके कारण से उधर, कैंसिल, वो सब नहीं। आप सिंपल आर्टिस्टिक निगाह से देखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये पूरे में चार्जेस फैले हुए हैं इस पूरे रीजन के अंदर में, इसके नीचे, इसके ऊपर, और आप उसके बीच में कहीं पर यहाँ पर हैं, तो क्या हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या? इसका कोई कॉम्पिटिटर है क्या? एक्चुअली इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, ध्यान रखिएगा, पूरा 3 डायमेंशन में है ये। इस प्लेन के अंदर ही एक कॉम्पिटिटर दिखाई पड़ता है, इधर क्यों नहीं? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या फ़र्क है? इस डायरेक्शन में इधर लेफ्ट और राइट में क्या फ़र्क है? राइट में भी दूर दूर तक चार्जेस भरे पड़े हैं, और लेफ्ट में भी वैसे ही दूर दूर तक चार्जेस भरे पड़े हैं। तो लेफ्ट में और राइट में कोई फर्क नहीं नज़र आता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कोई कंपोनेंट, ये मान लो एक्स डायरेक्शन कहें इसको, एक्स डायरेक्शन में होना है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में क्यों नहीं होना है?
और इतना ही नहीं, इस पूरे प्लेन में आप बहुत सारे ऐसे डायरेक्शन सोच सकते हैं, और सारे डायरेक्शन एक जैसे, क्योंकि ये प्लेन इधर भी बहुत दूर तक फैला हुआ है और इधर भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो जैसा इधर वैसा इधर, वैसा इधर वैसा इधर, वैसा इधर वैसा इधर, वैसा इधर, इन सभी डायरेक्शंस में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या एक्स वाई प्लेन की किसी भी डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और एक दूसरे के सब इक्विवेलेंट हैं। यूनिक डायरेक्शन एक ही मिलती है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और वो है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे इधर या इधर। उसमें भी फर्क कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो इधर, नेगेटिव चार्जेस है तो उधर। तो एक कारण तो है, इधर या उधर होने का कोई एक कारण तो है। ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इधर जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस हैं तो उधर जाएंगे। सेंट्रल प्लेन की तरफ हैं कि सेंट्रल प्लेन से दूर हैं, फ़र्क हो गया ना। इन दो डायरेक्शंस में अगर आप सोचिए तो ये डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो हम सेंट्रल प्लेन से दूर जा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में अगर आते हैं तो सेंट्रल प्लेन की तरफ आ रहे हैं। तो फ़र्क हो गया इन दोनों डायरेक्शंस के अंदर में। लेकिन वैसा कोई फ़र्क आप इसमें और इसमें निकाल करके दिखा की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। ये कुछ भी कर लीजिए, इसका एक जैसा ही बिहेवियर मिलने वाला है। जितना जो चीज़ इसके पास है वो चीज़ इसके पास है, जो चीज़ इसके पास नहीं है वो चीज़ इसके पास भी नहीं है। इसलिए जो डायरेक्शन है वो हम लोग जस्ट सिमिट्री से निकाल सकते हैं, बिना और किसी जो कहाँ से कौन सा फील्ड आ रहा है वगैरह इसकी गणना की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वांटिटी को मुझे इवैल्यूएट करना है लेफ्ट हैंड साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स किस पर, इस क्लोज सरफेस पे। तो सबसे पहले इस सिलेंडर का हम कर्व्ड सरफेस देखें। ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कुलर आप लें, कैसा भी ले सकते हैं। तो इसका ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप देखें, इस वाले हिस्से को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हालत है, डायरेक्शन कैसा है, और जो नॉर्मल खींचेंगे वो कैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखते हैं तो यहाँ के पॉइंट्स को देखेंगे तो इधर आएगा, यहाँ के पॉइंट्स को देखेंगे तो इधर आएगा। ये भी सिमेट्री से कह सकते हैं हम, ये भी हम सिमेट्री से कह सकते हैं। अगर यहाँ का पॉइंट देखें और उतनी ही दूर यहाँ का पॉइंट देखें, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये इतनी दूर में डेंसिटी जो है वो फिक्स्ड है। चार्ज की जो डेंसिटी हमने ली है वो फिक्स्ड ली है, और इसलिए ये यहाँ पे रो बराबर रो नॉट, राइट। तो पूरी डेंसिटी हर जगह बराबर है। तो यहाँ से सेंट्रल प्लेन से अगर हम कुछ ऊपर जाते हैं उतना ही नीचे जाते हैं। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ को होगा तो ये भी इस तरफ को होगा। सेंट्रल प्लेन से दूर तो यहाँ भी सेंट्रल प्लेन से दूर, ऊपर और नीचे में तो और कोई फ़र्क है नहीं इसके अंदर में। तो हमें इस क्लोज सरफेस पे इसको इवैल्यूएट करना है। तो पहले हम इसका ये जो दोनों फ्लैट ऊपर वाला पार्ट्स हैं उनको, ऊपर नीचे वाला उनको छोड़ करके ये जो कर्व पार्ट है इसको देखें। अगर आपने ये सर्कल बनाया है यहाँ पे और यहाँ भी सर्कल बनाया है तो ये एक सिलेंडर बन गया होगा इस प्रकार का, ऐसा कुछ सिलेंडर बन गया होगा। एक सर्कल यहाँ ऊपर में, एक सर्कल नीचे में, और एक सिलेंडर जैसा ये बन गया होगा। तो पहले इस कर्व पार्ट को देखें, इस पार्ट को देखें। तो इस पार्ट को अगर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, डिपेंडिंग ऑन कि सेंट्रल प्लेन के आप ऊपर हैं कि नीचे है। ये भी सिमेट्री से ही कह सकते हैं। अगर सेंट्रल प्लेन से हम ऊपर हैं और यहाँ कोई हमने पॉइंट लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंट्रल प्लेन से दूर की तरफ जाता हुआ है, उतनी ही दूरी पे यहाँ पॉइंट अगर लेंगे तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ मिलेगा। और इसलिए सेंट्रल प्लेन से जितने ऊपर के पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, इन सब जगह पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर, यहाँ जो डायरेक्शन है वो सब नीचे, और सेंट्रल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेंट्रल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि इस प्लेन पर जब आप हैं तो जैसा इधर वैसा इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड न इधर हो सकता है न उधर हो सकता है, तो फिर जीरो ही होना पड़ेगा। तो इस सरफेस को फिर से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन तो जेड डायरेक्शन है, लेकिन जो परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पे,
ये जो पार्ट है इस पर जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कैसा जाएगा परपेंडिकुलर, ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो हर जगह देखेंगे कहीं पर भी आप ये एरिया लेंगे तो डीए वेक्टर इस तरफ को निकला और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस तरफ को निकला 90 डिग्री। और ये चीज़ हर जगह है, यहाँ पे डीए वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। तो आप यहाँ पे कहीं पर भी अगर एरिया लेते हैं तो जो एरिया वेक्टर है डीए वो इधर को होगा या इधर को होगा या जैसे भी होगा इस प्लेन के पैरेलल होगा, और ये z की तरफ है ये वाला, तो मिलकर के 0। इस पूरे पार्ट में E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन 0। अब आया ये फ्लैट पार्ट और ये फ्लैट पार्ट। यहाँ अगर देखते हैं तो आउटवर्ड नॉर्मल इस डायरेक्शन में, डी ए इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, अश्यूमिंग पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे। तो E डॉट डी ए क्या बन गया, E डॉट डी ए बन गया, तो पहले हम लिख लें कर्व सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए 0। एक एक ई डी ए अलग अलग भी 0 है, इसीलिए सब मिल करके 0 है। फिर जो ऊपर का ये सरफेस है अपर फ्लैट सरफेस, यहाँ क्या हुआ, यहाँ कहानी हुई कि इंटीग्रेशन E डॉट डी ए बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, दोनों के एक ही डायरेक्शन है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बराबर 1, इसलिए ये ऐसा E इंटू डी ए। और ये जो E इंटू डी ए है इसमें इस पूरे फ्लैट सरफेस पे देख लेंगे हम, ये पूरा फ्लैट सरफेस इस सेंट्रल प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है ये। तो इनके सभी पॉइंट्स के ऊपर सभी पॉइंट्स एक ही जैसे है, जितना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान होना चाहिए, तभी ये सिमेट्री की बातें होंगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस पूरे स्लैब में, ये जो स्लैब है पूरा, ये जो पूरा स्लैब है, इस पूरे स्लैब में चार्ज बराबर बराबर डेंसिटी के साथ में ठूंसा हुआ है, भरा हुआ है। तो इसलिए अगर आप यहाँ कोई पॉइंट ले, यहाँ 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 पॉइंट ले, इन सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक ही होना है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस पॉइंट में देखें, इस पॉइंट पे 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 देखें, एक जैसा ही सारा वातावरण दिखता है। इसलिए इस E को आप बाहर निकाल सकते हैं, ये बराबर E को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं और केवल dA के मैग्नीट्यूड्स को जोड़ना है। तो E इंटू जितना बड़ा आपने एरिया बनाया है उतना बड़ा ये जितना क्षेत्रफल यहाँ आपने बनाया है डेल्टा ए, वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल। इसी तरह से आप बॉटम वाले सरफेस पर आ जाइए, जो बॉटम पर फ्लैट सरफेस है, तो अभी आप सेंट्रल प्लेन से नीचे हैं और सेंट्रल प्लेन से नीचे होने के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी नीचे है और आउटवर्ड नॉर्मल भी नीचे है। इसलिए एक बार फिर ये जो E और dA वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए आप इसको फिर से EDA लिख सकते हैं और इसको आप फिर से E इंटू इंटीग्रेशन dA लिख सकते हैं और ये फिर से E इंटू डेल्टा ए लिख सकते हैं। अब सबको जोड़ दीजिए ताकि पूरे क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन मिल जाए। कर्व पार्ट, अपर फ्लैट पार्ट, लोअर फ्लैट पार्ट, 0 EDA डेल्टा ए। तो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, ये बना 2 टाइम्स E इंटू डेल्टा ए, 2 टाइम्स E इंटू डेल्टा ए, इतना ये इंटीग्रेशन बना, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। ये राइट हैंड साइड क्या है, इसके भीतर ये जो बॉक्स बना, इसके भीतर सिलेंड्रिकल बॉक्स जो बना, इसके अंदर कितना चार्ज है वो यहाँ लिखना है।
तो ये सारा का सारा चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है इस डेंसिटी के साथ में, रो नॉट डेंसिटी के साथ में। और वॉल्यूम इसका कितना है वो भी आप लिख सकते हैं। ये हाइट अगर आप कुछ लिख लें, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिख लीजिए, ये z है, ये हमारा सेंट्रल प्लेन को z बराबर 0 कह लीजिए, और यहाँ से z ऊपर गए तो ये पॉइंट पहुँच गए, ये जो ऊपर हमने यहाँ ये वाला पॉइंट लिया है। तो यहाँ पे अगर आप ये जो हाइट है पूरी, ये 2 टाइम्स z हो गया है ये हाइट, और इनटू ये एरिया, ये इसका वॉल्यूम है। तो Q इनसाइड इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम है डेल्टा A और इंटू 2z, ये डेल्टा A एरिया हो गया और 2z इसकी हाइट हो गई, मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम मिला, और चार्ज की डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो चार्ज इनसाइड मिला। तो ये इतना बना। अब आप एक क्वेश्चन गॉस लॉ का इस्तेमाल कर लीजिए। क्या मिला, गॉस लॉ का इस्तेमाल किया तो क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड ये है 2EDA डेल्टा A, और राइट हैंड साइड है 2 टाइम्स रो नॉट टाइम्स z और डेल्टा A, ये है। इस डेल्टा A को आप डेल्टा A के साथ कैंसिल कीजिए, इस 2 को आप इस 2 के साथ कैंसिल कीजिए, और आपको E निकल करके आया रो नॉट इंटू z बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी z बराबर 0 पर अगर आप होंगे, सेंट्रल प्लेन पे होंगे, ऊपर भी चार्ज है नीचे भी चार्ज है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, z बराबर 0। जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऊपर चलेंगे, वैसे वैसे प्रोपोर्शनेटली ये z के प्रोपोर्शनल ये बढ़ता चलेगा, और अगर आप नीचे चलेंगे तो भी ये z के प्रोपोर्शनेटली बढ़ता चलेगा। ऊपर के पॉइंट्स के लिए ऐसा प्लस z डायरेक्शन में फील्ड होगा, और नीचे के डायरेक्शन के लिए ये नीचे के डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो अगर हम एक क्वांटिटी लिखें n कैप, एक यूनिट वेक्टर बनाएं n कैप, और क्या यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, तो जहां ओरिजिन से जिस तरफ आपका ये पॉइंट ले रहे हैं, जहां फील्ड निकालना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट या फील्ड पॉइंट जहां फील्ड निकालना है, उसकी तरफ जो वेक्टर है उसको हम ये n कैप कहें। तो यहाँ अगर आप नीचे हैं तो फिर यहाँ से और इस फील्ड पॉइंट तक की तरफ का जो वेक्टर है वो नीचे है, तो फिर आप इसको E बराबर रो नॉट z बाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर n कैप ऐसा लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन सही है पॉजिटिव z के लिए। अगर आप सेंट्रल प्लेन के नीचे हैं तो z खुद भी नेगेटिव है, और इसलिए दोनों के लिए अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे E बराबर रो नॉट मॉड ऑफ z बाई एप्सिलॉन नॉट। उस n कैप से हो गया कि यहाँ पे इधर और वहाँ पे उधर, यहाँ पे प्लस z डायरेक्शन में, यहाँ पे माइनस z डायरेक्शन में, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है भीतर के पॉइंट्स के लिए। बाहर के पॉइंट्स पर चले जाएं तो क्या होगा, ये सारा पिक्चर अगर हम यहाँ से हटा करके फिर से दोबारा पिक्चर बना दें, तो हमारे पास ये चार्ज है, वही चार्ज है, सेम चार्ज, रो बराबर रो नॉट, और फील्ड पॉइंट जहां मुझे फील्ड चाहिए वो इससे बाहर है, यहां कहीं पर हमें फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, प्लेनर सिमेट्री जब हो तो यही प्रोसेस इस पॉइंट से होता हुआ, वो जो सिमेट्री वाला प्लेन है उसके पैरेलल आप एक एरिया बनाइए, डेल्टा ए, और फिर इससे उतना ही नीचे हट करके, बराबर डिस्टेंस नीचे हट करके, फिर से उसी तरीके से आप एक एरिया बनाइए डेल्टा ए,
इसी के पैरेलल, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो सिलेंडर बन गया। ऐसा सिलेंडर बन गया। जरा इस बार लंबा बनाए क्योंकि इसके बाहर निकलना था, उस बार छोटा बना था क्योंकि इसके अंदर थे। सेम प्रोसेस, देखिए कहाँ तक ये हमारे इक्वेशंस ठीक चलते हैं। कर्व सरफेस, ये वाले सरफेस, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, ये लंबा वाला, ऐसा कर्व सरफेस, ई डॉट डी ए बराबर 0, सही। सेम लॉजिक, जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या यहाँ है या यहाँ है, उनका डायरेक्शन हमेशा z एक्सिस के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह z एक्सिस के पैरेलल है। वही एक यूनिक डायरेक्शन है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, याद रखिएगा। और जो इस कर्व सरफेस पे आप परपेंडिकुलर खींचोगे वो xy प्लेन के पैरेलल होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये ठीक है। अपर फ्लैट सरफेस, यहाँ पे सेम बात, चूँकि ये इसके पैरेलल है तो जितना फील्ड यहाँ उतना ही फील्ड यहाँ, उतना ही फील्ड यहाँ, तो ई फील्ड अगर है तो ई इंटू डी ए अपर फ्लैट सरफेस, ये भी बात ठीक। आगे बढ़िए, बॉटम फ्लैट सरफेस, यहाँ आ जाइए, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस स्लैब से दूर जाते हुए, तो यहाँ भी स्लैब से दूर जाते हुए, क्योंकि एक ही जैसा चार्ज है पूरे में, तो इसलिए बॉटम सरफेस पे भी जब निकालेंगे तो ये भी ठीक है, और इसलिए ये यहाँ तक का मामला ठीक है, ये वाला। लेकिन अंदर में चार्ज कितना है वो उसमें थोड़ा सा घपला है, क्योंकि ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने लिया था, पहले Z आया था उसमें, इस बार वो Z नहीं आने वाला है। तो अंदर में कितना चार्ज इसमें कंटेन हुआ वो अगर हम ढूंढेंगे तो ये इतनी दूर के अंदर में इसका जो वॉल्यूम है इसको हमें इस रो नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो इस पूरे सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है वो डिफरेंट है। तो ये है हमारा, आप कहें z मॉड z लेस देन d/2। देखिए तो अंदर का पॉइंट है, इस बात से डिफाइन हो गया क्या? अगर अंदर में कहीं पर पॉइंट लेंगे और z का वैल्यू लिखेंगे तो 0 से और इधर चलेंगे तो d/2 तक, ये पूरी विड्थ मैंने d ली है, और इधर में चलेंगे तो z के बराबर माइनस d/2 होगा। तो अगर मॉड z लेस देन d/2 कह दिया तो हम अंदर अंदर हैं, तो ये इक्वेशन उसके लिए। और अगर हम बाहर निकल गए हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो वैसी हालत में अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो फ्लक्स टोटल तो वही है, ये तो वही है E2 E डेल्टा ए, और चार्ज इनसाइड जब लिखेंगे तो इतना ही वॉल्यूम लिखेंगे और उसको इस रो नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो ये डी, ये विड्थ है, तो डेल्टा ए इंटू डी ये वॉल्यूम हुआ, और रो नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका चार्ज इनसाइड बना डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा ए को आप काट लें, डेल्टा ए और डेल्टा ए ये कट गए, और इसलिए ई क्या बन गया? ई बन गया हमारा डी इंटू रो नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इतना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और यहाँ आप देखिए z का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे z का नामो निशान नहीं है, और डायरेक्शन को लिखना है तो उसी तरह से आप n कैप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे n कैप किधर? इस तरफ, यहाँ पे n कैप किधर? इस तरफ, यहाँ पे n कैप किधर? इस तरफ, यहाँ पे n कैप किधर? इस तरफ। जो फील्ड पॉइंट है उससे खींचिए और इससे जो सेंट्रल प्लेन है उससे दूर जाते हुए वो n कैप, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। z नहीं है, z पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये z है, ये सेंट्रल प्लेन से यहाँ तक का ये z है, z पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे पॉइंट लेते तो भी उतना ही फील्ड आता, यहाँ लेते तो भी उतना ही फील्ड आता, यहाँ लेते तो भी उतना ही फील्ड आता। अंदर में ऐसा नहीं है, अंदर में z पे डिपेंडेंस है। तो ऐसे कैसे? अच्छा पहले ये देख लीजिए कि अगर आप सरफेस पे यहाँ पे हैं तो दोनों मैच करते हैं कि नहीं, वो देख लीजिए, मैच करना चाहिए। तो अंदर वाले एक्सप्रेशन से अगर मैं यहाँ पहुँचने की कोशिश करूँ तो z बराबर क्या लिखूँगा? z बराबर मैं लिखूँगा यहाँ के लिए d/2। तो एट द सरफेस, अपर सरफेस, यहाँ अगर लिखना है
तो इस z की जगह मुझे लिखने पड़ेगा d/2। सो E इज इक्वल टू रो नॉट, और ये डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, यहाँ d/2। देखिए मैच करता है। तो आप अंदर के फॉर्मूला से आए या बाहर के फॉर्मूला से आए, अगर सरफेस पे हैं तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये z पे डिपेंडेंस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसको इन्फिनिट एक्सटेंट माना हुआ है xy डायरेक्शन में। बहुत लंबा चौड़ा स्लैब है ये xy प्लेन के अंदर में। अगर बहुत लंबा चौड़ा प्लेन है तब फिर अगर आप मान लो यहाँ पर हो, यहाँ पर फील्ड चाहिए आपको, तो कितनी दूर का फील्ड आपको काम आने वाला है? तो मान लीजिए इतनी दूर का फील्ड काम आने वाला है, इतनी दूर का। बहुत आगे चले जाएंगे तो फिर इस यहाँ से इस एरिया से जो फील्ड है वो कुछ ऐसा, और इस एरिया से जो फील्ड है वो कुछ ऐसा। जितनी दूर जाएंगे उतना ये पैरेलल होते जाएंगे इसके, और ये एंगल बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ के बारे में सोचें, यहाँ के बारे में सोचें, तो इसके कारण से ऐसे, इसके कारण से ऐसे। लेकिन दूर चले गए तो ये वाला हो गया, और दूर चले गए तो वो हो गया। और जैसे जैसे आप ये दूर जाएंगे और ये ऐसा होता चला जाएगा, उसका जो रिजल्टेंट है वो 0 के पास होता चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ी दूर तक, जब तक ये एंगल अप्रिशिएबल है, 180 से काफ़ी दूर है, तभी तक वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद वाले कंट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में अगर आप रखें तो आप समझ सकते हैं कि ये z से इंडिपेंडेंट क्यों है। आप यहाँ देखें, नज़दीक देखें, और मान लीजिए हम इतने एंगल तक चलते हैं, इतने एंगल तक चलते हैं, इतनी दूर का मेन कंट्रीब्यूशन इतनी दूर का है, उसके बाद के कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गए, ये एंगल बहुत बड़ा हो गया, 180 के पास हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं तो इतनी दूर का अगर मैं सोचूं तो ये एंगल 180 के पास नहीं है, ये एंगल 180 के पास नहीं है। इसके कारण से अगर ऐसा फील्ड है, इसके कारण से ऐसा फील्ड है, तो ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इनका अच्छा खासा रिजल्टेंट बन रहा है। तो अब इसको 180 के पास करने के लिए और दूर से आना पड़ेगा, और दूर से कंट्रीब्यूशन ढूंढेंगे, तब फिर जाकर के वो एंगल बढ़ते बढ़ते 180 के पास पहुंचेगा। तो जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, इस स्लैब में भी दूर वाले की भूमिका बढ़ती जाती है। इस स्लैब में भी जो दूर दूर तक वाले चार्ज हैं उनकी भूमिका बढ़ती जाती है, वो भी कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। तो एक तरफ तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटना चाहिए। दूसरी तरफ दूर वाले भी मैदान में आ गए हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने लग गए हैं, तो उसके कारण से बढ़ना चाहिए। और ये दोनों अपने को आपस में एक दूसरे को ऐसा कंपनसेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा z से इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन स्लैब अगर फाइनाइट है, मेरी स्लैब अगर फाइनाइट है, इतनी स्लैब है, यहाँ स्लैब नहीं है, इतनी दूर के अंदर में चार्ज है, और कोई भी रियलिस्टिक चार्ज ऐसा ही होगा। तो अगर आप इसके बहुत क्लोज हैं, अगर आप इसके बहुत क्लोज हैं, आप यहाँ हैं और यहाँ के बजाय यहाँ चले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि यहाँ तक के लिए अगर मान लीजिए इतनी दूर का कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ के लिए इतनी दूर का कंट्रीब्यूट करेगा, और ऊपर चले जाएंगे तो इतनी दूर का कंट्रीब्यूट करेगा। तो आगे है या नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ा? तो यहाँ पे अभी भी ये z से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन हाँ, एक बार अब काफ़ी आगे चले गए, अब इधर का कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं चार्ज, तब फिर वो घटना शुरू होगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे एक स्लैब के कारण से और इलेक्ट्रिक फील्ड की भूमिका है। तो ये तरीका केवल आप ध्यान रखें, बाद में तो जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार आप उसको हल करेंगे। ये तरीका ध्यान रखें कि अगर सिमिट्री है तो हम लोग कैसे गॉसियन सरफेस को चूज़ करें ताकि ये हम इंटीग्रेशन कर पाएँ और अंत में हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसको निकाल पाएँ। और ये कैसे गॉसियन सरफेस लेना है वो सिमिट्री पे डिपेंड करेगा। अगर प्लेनर सिमिट्री है जिसमें कि जो चार्ज डेंसिटी है
सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, बाकी दोनों पे नहीं कर रही है, तब इस तरह का ये बॉक्स बना करके और ऐसा एक ऊपर लिया एक नीचे लिया और एक सिलिंड्रिकल बॉक्स बनाया, ये तरीका कारगर होता है।